मैं माला हूँ। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सब मुझे नौकरानी बनाई हुए थे। वह हर काम मुझसे ही करवाते थे। लेकिन कब और कैसे किसकी ज़िंदगी बदल जाए कोई नहीं जानता है। मेरी किस्मत में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी भी ज़िंदगी में एक करवट ले ली थी जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी दर्द भरी कहानी। माला कहाँ हो? माला इस लड़की को कितनी बार कहा है कि सारे काम समय पर निपटा लिया करो, लेकिन यह मजाल है कि इसके काम जल्दी हो जाए। उसके सौतेली माँ किचन में आते हुए तेजी से बोलती चली जा रही थी और पता नहीं कि मैं समझ गई कि अब क्या होगा। मैं तो पहले ही जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम में लगी थी ताकि समय पर सब काम हो जाए। उन लोगों के आने से पहले 1 घंटा बचा था और अभी तक उसके कई काम बाकी थे। कचौड़ी, कढ़ी, चावल बाकी था। बाकी सब बन चुके थे, लेकिन पूरियों के लिए आटा गूंथना बाकी था। इतनी देरी में मेरी सौतेली माँ की किचन में आ चुकी थी। माला, कितना काम रह गया है बेवकूफ़ लड़की, इतना धीरे काम करोगी तो कैसे होगा? हाँ हाँ माँ, कर रही हूँ। तेरा सारा शरीर आलसी हो गया है खा खा कर। माँ की बातें सुनकर के माला के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर मैंने मन ही मन खुद को संभाल लिया था। कहा, माँ बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं उन लोगों के आने तक सब कुछ पूरा कर लूँगी। मैं जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगी। इस बीच माँ ने हर चीज़ खोल खोल कर देख रही थी और एक एक में कमियां निकाल रही थी। यह फिर ड्राई फ्रूट्स इतने कम क्यों है? पनीर में इतना तेल क्यों डाला है? मैंने तुझे कहा था कि सलाद पहले से मत काटना, फिर भी तूने काट कर रख दिया है। मैं माँ की बातों को सुन करके नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में लगी रही और अंत में माँ बातें करते हुए किचन से निकलकर चली गई। मैं राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में जुट गई थी। आज माँ की सहेली और उनकी बड़ी बेटी, जो कि कई सालों से लंदन में रह रही थी, उनसे मिलने आ रही थी। वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्योंकि उनकी बेटी 5 साल बाद लौट कर आ रही थी। माँ का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेटी के स्वागत के लिए कुछ ना बहुत कुछ कर डाले। सारा काम मेरे जिम्मे था, जबकि माँ बेटी यहाँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, बाहर नहीं निकल रही थी। सारा काम निपटाने के बाद जब मैं बर्तन की ओर देखी तो मेरी सांसें थम गई। गंदे बर्तन को देख करके ढेर लगा हुआ था, मानो मुझ पर हंस रहे हो। खाना खाने के बाद और भी बर्तन इकट्ठा हो जाए, यह सोच करके मेरा दिल बैठ गया था। मैं जल्दी से सांस लेकर के बर्तन धोने लगी। मन भारी हो गया था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे यह सब झेलना नहीं पड़ता। मैं अपनी सौतेली माँ की दया के ऊपर पल रही थी। यह सारा काम मजबूर होकर के मैं कर रही थी। वह मुझे 2 वक्त की रोटी खिलानी थी, तो यह मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बदले में मैं उनके पूरे घर का काम करती थी, उनके ताने सुनती थी, कभी कभी मार भी खाती थी, उनकी बेटियों की अजीब टेढ़ी मेढ़ी बातें सहती थी और उनके पुरानी उतारी हुई कपड़े पहनती थी। कभी कभी तो खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी। चुपचाप पानी पीकर ही सो जाया करती थी। मेरा जीवन जैसे तैसे कट रहा था। बर्तन धो करके मैं अभी फ्री हो गई थी। माँ फिर से किचन में आ गई, कहने लगी, सुन माला, सारा काम हो जाए तो अपने कमरे में चली जाना। तुझे मेरी सहेली और उनके बच्चों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे देख करके सब बातें बनाते हैं। एक तो तेरी शक्ल ऐसी लगती है जैसे तुझ पर कितना जुर्म ढाया जा रहा है। सब लोग यही बातें करते हैं कि बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। उसके चेहरे से वह दुखी झलक रही थी। जब तक वह लोग यहाँ है बाहर मत निकलना। मैं चुपचाप से हाँ में सिर हिला और मैं अपने हाथ पोंछते हुए किचन से चली गई। मुझे कोई भी शौक़ नहीं था मेहमानों के सामने जाने का, बल्कि मेरे लिए अच्छा ही था कि मैं अपने कमरे में जाकर के कुछ पल सुकून से बिताऊंगी। थोड़ी देर से मैं बाहर से ही मेहमानों की आवाज़ें आने लगी थी और मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे पता था कि कुछ घंटे तक और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और यह मेरे लिए बहुत ही सुकून भरा वक्त था। आंखें बंद थी कि अचानक मेरे माँ और पापा का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया। मेरे आंखों के सामने आ गया। आंखों से आंसू बहकर तकिया पर भिगोए जा रहे थे। मैं अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी थी। कितना प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे। शादी के पूरे 4 साल बाद मेरा जन्म हुआ था और मैं मम्मी पापा की आंखों का तारा थी। मेरे पापा का सपना था कि वह मुझे साइंटिस्ट बनाए और मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन पापा ऑफिस गए हुए थे कि मेरी माँ का हार्ट अटैक आ गया था और वह अस्पताल समय पर ना पहुँच पाई। इसकी वजह से मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा ने सोचा कि अब मेरी परवरिश कौन करेगा, क्योंकि पापा मेरे ऑफिस में काम करते थे तो वह घर संभालते या मुझे
संभालते या फिर जॉब जाते, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब मेरी दूसरी माँ आई थी तो वह मुझ पर अजीब तरह से जुल्म करने लगी थी। पहले तो शुरू में बहुत अच्छी थी, फिर बाद में वह मुझे अजीब व्यवहार करने लगी। जब मेरी बहनें जन्म ली तो वह मुझे पूछती तक नहीं थी, मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती थी और यह पापा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पापा मुझे बड़े ही अरमानों से मुझे साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही लैब और नए नए प्रयोगों के बारे में पढ़ती रहती थी और सवाल पूछती रहती थी, जिससे बाबा को पता चल गया था कि मेरी रुचि के बारे में। लेकिन दूसरी माँ के आते ही पापा भी थोड़े बदले से रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर पापा बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे। और पापा मेरी ही टेंशन की वजह से, उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से वह कुछ ही सालों में भगवान के पास चले गए। और सौतेली माँ, जो कि मुझे नौकरानी बनाकर मुझे सारे घर का काम करवाती थी, और वह पापा के पैसों से ही अपनी बेटियों की विदेशों में पढ़ाया करती थी। उनकी बेटियाँ विदेश में पढ़ती थी और कुछ भी करने की इजाज़त थी, लेकिन मुझे न पढ़ाई करने की इजाज़त होती थी और न ही घर से बाहर निकलने की। सौतेली माँ की 2 बेटियाँ और 1 बेटा था, जो कि एक बड़ी बेटी लंदन में माँ के सहेली के साथ रहती थी, एक छोटी थी वह यहीं पर रहती थी, और एक बेटा था जो छोटा होने के कारण अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता था। मैं पूरे रो रो के हालत ख़राब कर गई थी। जब मेरे पापा मरे तो उनकी बॉडी घर पर लाई गई थी, तभी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं तो रो रो कर बुरा हाल कर ली थी, लेकिन मेरी बहनों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन लोगों को तो जैसे पता ही नहीं कि हमारे घर के मुखिया यानी कि हमारे बाबा की मौत हो गई है। वह लोग बिल्कुल ठाट बाट से रह रहे थे, हंसी मजाक सब चल रहा था, जैसे मैं अपने गम को दिल में समा लिया था। पापा का अंतिम संस्कार होते ही उन्होंने मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि एक दिन मैं अपने बिन माँ बाप के बिना कैसे रहूँगी। दोनों को खो दिया था मैं रो रो कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तभी मेरी सौतेली माँ ने मेरे से प्यार से कही कि तुम इस घर में रह सकती हो हमारे साथ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे घर के सारे काम करने होंगे, क्योंकि इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे एक चाचा थे जो कि मेरी सौतेली माँ ने उनसे शादी कर ली थी, लेकिन चाचा मुझे मानते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके लड़के लड़की मुझे एक आंख नहीं देखना चाहते थे। सबने मिलकर के कहा कि इस नौकरानी बना देते हैं, इस घर के सारे जिम्मेदारी डलवा देंगे, इससे सारे काम करवाएंगे। अब मैं अनाथ हो चुकी थी, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। शुरू में तो मेरे सौतेली माँ ने बहुत ख्याल रखा, खाने पीने की, मेरी पढ़ाई का भी, लेकिन धीरे धीरे माँ अपने बच्चों के बारे में सोच करके मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया और वह अपने बच्चों को वही स्कूल भेजती थी। पापा ने मेरा एडमिशन एक अच्छा और महंगे स्कूल में करवाया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। वह यह नहीं चाहती थी कि मैं उनकी लड़कियों से आगे बढ़ जाऊं। अब कहने लगी कि अब तुम्हारे माँ बाप तो नहीं हैं, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते हैं, तुम्हें खाना खिला रहे हैं, वही बड़ी बात है। उस दिन मैंने बहुत रोई थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया था। पापा के ऑफिस की तरफ से जो फंड मिलता था वह हमेशा मेरी माँ ले लिया करती थी। चाचा कहते थे ये माला की शादी के समय यह पैसे निकालेंगे, भैया कहकर गए हुए हैं। माँ ने कहा नहीं, यह मेरे बच्चे का हक है, क्योंकि यह भी तो उनके ही बच्चे हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। मैं कहना चाहती थी इन पैसों का इस्तेमाल मेरी पढ़ाई में हो, मेरी शादी की चिंता मत करो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करती मेरी सौतेली माँ मुझ पर गुस्सा से टूट पड़ती। मैं तो आंसू पी करके अंदर ही घुट करके रह जाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे सौतेली माँ की 2 बेटियाँ और 1 बेटे मामूली नए नक्श के थे, जबकि मेरा रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी, बाल घने और लंबे थे। मैं तो साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, फिर भी मुझ पर निखार आता था, जबकि मेरे सौतेली बहनें तो ब्रांडेड शैम्पू और ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड क्रीम लगाया करती थी, लेकिन फिर भी उनके मामूली शकल सूरत में कोई बदलाव नहीं आता था। यही वजह थी कि सौतेली माँ मुझ पर आने जाने वाले मेहमानों के सामने हटा देती थी। सौतेली माँ को डर था कि कहीं मेरी वजह से उनकी बेटियों के रिश्ते न टूट जाए, और आज भी सौतेली माँ की लड़की के साथ उनकी एक विदेश की फ्रेंड भी आ रही थी, इसीलिए मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरी सौतेली माँ की दोस्त एक बहुत ही अमीर औरत थी और उनका बेटा लंदन में अपना बिजनेस चलाता था। सौतेली माँ को इस बात का डर था कि कहीं उनका दोस्त का लड़का मुझ पर फिदा ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं ज़मीन से उठकर आसमान पर पहुँच जाती, और मेरी सौतेली माँ ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। वह यह बात
कैसे बर्दाश्त कर लेती कि जिस लड़की से वह इतनी नफरत करती है, उसे इतना चिढ़ती है, वह उनकी लड़की की जगह पर आ जाए। मैं पूरे 4-5 घंटे सो चुकी थी। हड़बड़ाहट में मैं उठी और बिना सोचे समझे किचन की तरफ दौड़ पड़ी थी, क्योंकि रात के खाने की तैयारी करनी थी। भागते भागते अचानक किसी चीज़ से जाकर टकरा गई थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पत्थर से टकरा गई हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और जब होश आया तो देखा कि सामने एक बेहद ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नौजवान खड़ा था। मुझे दिलचस्पी से देखे जा रहा था। वह हंसते हुए बोला, अरे भाई संभल कर, कहाँ ट्रेन की तरफ भागे जा रही हो। मैं जल्दी से बचकर निकलने लगी, लेकिन वह फिर से मेरे सामने आ गया। अरे रुको तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, माला, और फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वह फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। माला बहुत प्यारा नाम है, तुम काफ़ी प्यारी हो। मैं दोपहर से यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं देखा। तुम कौन हो? मैंने धीरे से कहा, यह मेरी माँ है। कहने लगा कि तुम इस घर की बेटी हो, फिर भी तुम्हारे बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता है? मैं बोली कि क्योंकि मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। वह मुझसे घूरते हुए मुस्कुराया और मैं जल्दी जल्दी किचन में चली गई। मुझे उसके घूरते हुए नज़रों का एहसास अभी भी हो रहा था और फिर जोर जोर से दिल धड़कने लगा था। उसकी आंखों में कुछ तो था जो कि मुझे परेशान कर रहा था। इतने में मेरी सौतेली माँ भी किचन में आ गई थी और मेरा डर और बढ़ गया था। माँ, मुझे नहीं पता था कि यह लोग अभी भी यहाँ हैं, वरना मैं कमरे से नहीं निकलती। मैं घबराते हुए कहा। माँ ने कहा, अरे ठीक है, वैसे भी मैं तुझे आवाज़ देने वाली थी। यह लोग 2-4 दिन और रुकेंगे और तुझे भी इतने दिनों तक कमरे में तो नहीं बंद रखना पड़ेगा ना। अच्छा, अब जल्दी से हाथ चला, रात के खाने की तैयारी कर। मैं चैन के सांस ली और तेज़ी से काम में लग गई थी। पर अगले 3-4 दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ की सहेली का लड़का, जिसका नाम समर था, हर वक्त मुझे अपने नज़रों के घेरे में रखता था। मैं पूरी कोशिश करती कि उससे दूर रहा करूं, लेकिन वह हर जगह पहुंच जाता था। मैं किचन में होती तो वह बहाने से किचन में आ जाता था। मैं छत पर होती तो वह बहाने से छत पर भी आ जाता था। एक दिन मैं छत पर थी, वह भी मुझे पीछे पीछे चला आया था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं तुरंत नीचे जाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मैंने कहा कि हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए करीब आ गया था। क्यों छोड़ो? अगर ना छोड़ो तो क्या कर लोगी? चिल्लाओगी? ठीक है चिल्लाओ, अच्छा है, सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने उसकी तरफ हैरान भरी नज़रों से देखा था। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो आप? यह कहने लगा कि बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच में तुमने मुझे खुद का दीवाना बना दिया है यार। सोते जागते हर समय तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। मैं हर वक्त शांत रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूँगी तो इस घर में जगह नहीं मिलेगी। मेरी सौतेली माँ और मेरी बहनें बहुत ज़्यादा ही मुझसे जलती थी, इसीलिए मैं अलग ही दुनिया में रहती थी, अकेले। मेरे लिए इस घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इन मेहमानों की भी खातिरदारी करनी पड़ती थी। बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ चुका था। समर मुझे ऑब्जर्व भी करता था कि मैं उदास क्यों रहती हूँ। वह मेरे पीछे आता है, मुझसे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि अगर मेरी बहनें या मेरी माँ देख लेती तो वह लोग मुझे ही बदनाम कर देती कि मैं समर को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। वह बड़े घर का लड़का है, पैसे वाला है, इसीलिए मैं उसके पीछे हूँ, क्योंकि समर ही मेरे पीछे था। वह मुझसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि समर मुझसे इम्प्रेस था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं समर से बात करूं या फिर समर मुझसे बात करे। मैं उसको इग्नोर करती थी। लेकिन एक दिन मैं छत पर थी तो समर मेरे करीब आया और कहने लगा, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो, मुझे तो भाव ही नहीं देती हो। मुझसे 2 मिनट भी बात तो कर लिया करो। मैं कही कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ या फिर मेरी बहनें देख लेंगी तो वह लोग मुझे ही डांटने लगेंगी, क्योंकि मैं इस घर की कोई बेटी नहीं हूँ। यह तो बस कहने की ही लिए बेटी हूँ, मुझे तो एक नौकरानी बना के रखा गया है। समर सब जानता था और वह बहुत कुछ जानना चाहता था मेरे बारे में कि मेरे घर वाले इस तरह से क्यों करते हैं। वह कई बार मेरी माँ से भी पूछा था। मेरी माँ तो सीधे मुँह बोल दी थी कि यह मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी है, जो कि इसी की वजह से मेरे पति की मौत हुई है। अगर यह नहीं होती तो आज मेरा पति मेरे साथ होता। समर को यह बातें बुरी लगी थी और वह मुझसे जानना चाहता था। शायद उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी थी। वह कहने लगा कि क्या तुम अकेले यहाँ तो तुम्हारा सब कुछ है, फिर भी सब होते हुए तुम अकेली हो। मैं तुम्हारे
तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्या तुम अपना दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। मैंने कही कि मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आप आज हैं कल चले जाएंगे, फिर मैं अपनी दुनिया में और इसी दर्द के साथ खुश हूँ। मुझे कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जितने दिन रहना है रहिए और मेरी फ़िक्र आप नहीं करिए। इतने में ही समर की माँ आ गई। मैं वहाँ से दूर खड़ी हो गई थी और फिर उसकी माँ कहने लगी कि समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस लड़की के पास। समर कहने लगा, माँ मैं इस लड़की के पास नहीं हूँ, बस मैं तो ऐसे ही बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माला मुझसे बात नहीं करना चाहती है। समर की माँ कहने लगी, ऐसे छोटों लोगों के मुँह नहीं लगते हैं, चलो यहाँ से। समर कहने लगा, माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, माला छोटे लोग नहीं हैं, ऐसे कैसे आप कह सकती हैं। समर की माँ कहने लगी, तुमसे बातें करना ही बेकार है, तुम जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो तब से मेरी बात मानते ही नहीं हो। समर कहने लगा, माँ जो गलत है वह गलत है और जो सही है वह सही है, आप क्यों नहीं समझती हैं। मुझे सही गलत को समझाने वाला तुम कौन होता है। समर की माँ अजीब सा मुँह बना कर के डांटा, लेकिन समर अपनी माँ को बड़े ही प्यार से समझाया, माँ ऐसा कोई बात नहीं है, माला बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो बस इससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बेचारी तो बात भी नहीं करती है, दिन भर चुपचाप सी रहती है और अपना बस काम करती रहती है। समर की माँ कहने लगी, तुम इन लोगों के मुँह मत लगो और हमें बस 2 दिन ही रहना है और 2 दिन के बाद हमें यहाँ से चले जाना है। चलो तुम अब सीधे नीचे और अपने जाने की तैयारी करो, सारे सामान इकट्ठा करो ताकि कुछ सामान छूट न जाए। यह सुनकर के पता नहीं मुझे बुरा क्यों लग रहा था, मुझे तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन समर के जाने की बात को लेकर के मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाई कि ऐसा तो होना ही था, समर को एक दिन जाना ही था। समर जब भी मेरे पीछे आता था तो मुझे एक एहसास होता था कि शायद मेरी कोई फ़िक्र तो कर रहा है, लेकिन समर भी 2 दिन बाद चला जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को समझा ली थी। नेक्स्ट डे समर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, तुम इतना टेंशन में क्यों रहती हो, प्लीज़ मुझे अपनी सारी बातें बताओ, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनना है। मैं डर के मारे कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी समर मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। घबराहट के मारे मेरी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अगर मेरे घर वाले, मेरी माँ या मेरी बहनें देख लेती इस तरफ से तो समर के साथ तो मेरी तो खैर नहीं। मैंने डरते हुए समर से कहा, समर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वरना मेरी माँ या मेरी बहनें देख लेंगी तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ, वह लोग मुझे मारने लगेंगी। समर यह सुन के हैरान हो गया कि वह मुझे मारते भी हैं। समर धीरे से मेरे कानों में कहा, वह सब लोग घर में नहीं है, सभी लोग शॉपिंग करने गए हुए हैं, क्योंकि हम कल चले जाएंगे इसीलिए आज शॉपिंग पर गए हुए हैं। तब कुछ मेरी जान में जान आई थी, लेकिन किसी लड़के के इतने करीब जाना मेरे लिए एक नया एहसास था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि समर मुझे यूं ही पकड़ लेगा। मैं अभी कुछ बोलती कि समर कहने लगा, प्लीज़ माला मुझे सारी बातें सुनना है, तुम बताओ कि तुम क्यों ऐसे रहती हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में। मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि सुनना चाहते हो मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, और फिर मैं अपनी सारी बातें समर को बता दी। समर की आंखों में आंसू बह रहे थे। जो मैंने समर की तरफ देखी तो देखकर शॉक्ड हो गई। यह क्या समर, मैंने कहा यह क्या समर, आप तो रो रहे हैं। समर ने कहा कि तुम इतना दुख कैसे सह लेती हो, इतना कैसे कर ली। मैं अब तुम्हें एक पल भी ऐसे दुखी नहीं देख सकता हूँ। मैं आज और इसी वक्त अपनी माँ से तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ और तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी, समझी तुम, और तुम बस मेरी बात मानोगी और मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूँगा। तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूँगा और अपने करीब रखूँगा अपनी आंखों के सामने। तुम इस दुख के लिए बनी ही नहीं हो, तुम्हारा यह दुख अब ख़त्म हो गया है, समझी तुम। मैं यह सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ। मैंने धीरे से कही, समर क्या मैं सपना देख रही हूँ। समर ने कहा, नहीं यह रियल है। मैं एकदम से हैरान थी कि एकाएक मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे पलट सकती है। समर मेरे करीब आकर मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, माला मैं तुमसे तो पहले दिन से ही मोहब्बत कर बैठा हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही अब शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आज मैं अपने घर पर अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करके ही रहूँगा। अगर मेरी माँ नहीं मानेगी, उनके अगेंस्ट जा कर के मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुमसे ही शादी करूँगा, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर मैं एकदम से हैरान थी कि आज भगवान ने मेरी
सुन ली और मैं अंदर से बहुत खुश थी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। समर ने कहा, पगली तो रो क्यों रही हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं कही, समर आप बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सच में यह सब बोल रहे हैं। मुझे तो अभी भी यह सब एक सपना सा लग रहा है। समर ने कहा कि तुम सपना ही समझकर इसको एक्सेप्ट कर लो, मैं हकीकत बनाऊंगा इसको और तुम्हारी यह प्रॉब्लम आज से ख़त्म। और कुछ घंटे के बाद ही समर की मम्मी और मेरी माँ अपने बहनें शॉपिंग करके आई और समर ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, मैं माला से शादी करना चाहता हूँ। समर की माँ एकदम से शॉक्ड हो गई थी। वह समर के पास आकर कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? इस लड़की से शादी करोगे? दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या जो इस लड़की से शादी तुम्हें करनी है, जो कि खुद ही इसका बाप इसके लिए मर गया है? यह अपशगुन है। समर ने कहा, माँ यह अपशगुन नहीं है, लोगों ने इसे अपशगुन का नाम दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यह सब कब से मानने लगी हैं और आपको पता है न कि मैं यह सब नहीं मानता हूँ। और मैं यह बता दूँ कि आप अच्छे से जानती हैं कि मैं जो चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वह हासिल करके ही रहता हूँ। मेरी भी जिद होती है, आप तो मेरी जिद से वाकिफ़ है ना? समर की माँ कहने लगी, लेकिन समर यह जिद तुम्हारी अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानते इस लड़की को भोली भाली बन कर के तुम्हें बस फंसाना चाहती है। समर ने कहा, माँ यह फंसाना नहीं चाहती है। मेरी माँ कहने लगी कि समर तुम पागल बन रहे हो, माला में ऐसी क्या खूबी है जो कि तुम इससे शादी करना चाहते हो? समर कहने लगा कि माला बहुत अच्छी लड़की है, वह सब समझती है, लोगों के व्यवहार भावनाओं को समझती है, कद्र करती है, इसमें बहुत से ही क्वालिटी है जो कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। इतने में ही मेरे चाचा भी आ गए और वह सब सुन चुके थे। वह कहने लगे, समर तुम अगर माला से शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और समर कहने लगा कि माँ मैं माला से ही शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी को और इस शादी को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन मैं माला से ही शादी करूँगा। समर की बातें सुनकर के सब हैरान थे, लेकिन मेरे चाचा बहुत खुश थे। मेरे लिए समर की माँ और कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि समर बहुत ही ज़िद्दी था। वह जो चाहता था अपनी लाइफ में वह खुद हासिल कर सकता था और वह वही किया। देखते ही देखते 2 दिनों में ही मेरी शादी हो गई और 2 दिनों के बाद ही मैं लंदन के लिए रवाना हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी और वह भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। समर की माँ थोड़ी अजीब तरह की व्यवहार करने वाली औरत थी। वह कहने लगी कि तुम अपने फार्म हाउस से लेकर जाओ जहाँ तुम रहते हो, हमारे घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। समर ने कहा, अच्छी बात है माँ आप अभी कह रही हैं, मुझे पहले से ही पता था मुझे माला को कहाँ रखना है। आप टेंशन मत लीजिए, माला आपके इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आएगी और ना ही मैं। हम लोग जैसे ही लंदन फ्लाइट से लैंड किए उसके बाद समर ने अपने ड्राइवर को पहले से ही बुला लिया था। ड्राइवर हम सबका सामान लेकर गाड़ी में रख दिया था और मैं और समर दोनों गाड़ी में बैठकर चल पड़े थे। और उसके बाद समर ने कहा, चलो फार्म हाउस चलते हैं। हमें फार्म हाउस चल। समर की माँ अभी वहीं पर खड़ी थी, हमें जाते देख रही थी। उनकी गाड़ी अभी आई नहीं थी। मैं अभी भी सपने जैसा ही महसूस कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। समर कहने लगे कि क्या सोच रही हो माला, अभी भी तुम सपने में हो? मैं सच में अभी भी सपने में ही थी। मैं सिर हिलाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज इतने बड़े शहर लंदन में हूँ। समर ने कहा, यह हकीकत है माला मैडम, समझिए आप, आज से आप मेरी मैडम, मैं आपका गुलाम। मैं कही, नहीं समर आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी कोई मैडम वैडम नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी पत्नी हूँ। यह सुन के समर मुस्कुरा गए थे और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया था और मेरा हाथ पूरे गाड़ी में थामे रखे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिलना नामुमकिन था, तुम बहुत अच्छी हो। और हम कुछ भी टाइम में फार्म हाउस पहुँच गए थे। फार्म हाउस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था, एक दुल्हन की तरह। हमें फार्म हाउस पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए थे। मुझे समर ने अपने कमरे में लेकर गए। वह कमरा इतना खूबसूरत है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती थी। मैं तो देखकर पूरी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना खूबसूरत मैं आज तक से कमरा नहीं देखा था। समर ने मेरे लिए बहुत सारी डिशेज बनवाई थी। समर ने कहने लगे कि चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं और तुम फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश हो गई और फिर हम लोग खाने बैठ गए थे। खाना बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद समर मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने कमरे में लेकर गए। कहने लगे, माला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह भी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में मिली। मैं समर से कहना चाहती थी कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतने में ही समर ने मेरा हाथ पकड़ के अपने करीब कर लिया और इतना करीब कि मेरी सांसें और उनकी सांसें एकदम से गर्माहट भरी निकल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। इतने में मेरे मोबाइल बज उठा था और उस पर मेरी माँ का फ़ोन आया था। माँ कहने
कहने लगी कि तुमने मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और तुम वहाँ ऐश कर रही हो। और समर ने मेरे हाथ से फ़ोन लेकर के स्पीकर पर कर दिया। वह भी सारी बातें सुन रहे थे। समर कहने लगे, आप जो भी बातें बोल रही हैं वह बातें मैं भी सुन रहा हूँ, और माला ने आपकी कोई भी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि आपकी बेटी अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, और दोबारा फ़ोन यह नहीं करिएगा। यह सुन के माँ कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, माफ़ करना। इतने में ही समर ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को साइड में रख दिया और मेरे करीब आकर कहने लगा, माला उन सब की बातों को दिमाग से निकाल दो, उन सब की बातों को भुला दो और सिर्फ मेरे बारे में तुम सोचो, समझी। इतना कहकर समर ने मेरे करीब आकर मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। इतना सुकून कि मैं बहुत ज़्यादा ही सुकून महसूस कर रही थी। इतना सुकून कि मैं अपने माँ और पापा के जाने के बाद आज मुझे वह सुकून मिल रहा था। और समर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुंह दिखाई में एक डायमंड का रिंग दिया। मैं तो एकदम से देखकर चौंक गई थी। फिर समर ने मुझे अपने करीब कर लिया। मुझे कहा, माला क्या मैं तुम्हारा पति बनने के लायक हूँ? मैं समर को देखने लगी। समर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? समर कहने लगे, माला मुझे तो इजाज़त लेनी पड़ेगी ना तुम्हारी। ऐसे कैसे हो सकता है? पत्नी हो तुम हमारी तो पत्नी का भी तो उतना ही हक होता है जितने कि पति का होता है। मैंने कहा, समर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझे मिलेंगे। समर ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, माला ज़्यादा सोचो मत, अब हम सोते हैं। समर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे किस कर लिया और मुझे धीरे धीरे लिटाकर मेरे करीब आए। और समर मुझे बहुत प्यार किए, इतना प्यार किए कि मैं सोच नहीं सकती। और हमारा वह रात यादगार बन गई। समर ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, वह चाहे प्यार हो या फिर अपनापन हो। समर ने मुझे माँ बाप और पति सभी का प्यार एक साथ दिया। बहुत ज़्यादा मेरी परवाह करते थे, मेरी इज्जत करते थे और मैं भी अपनी पत्नी धर्म निभाती थी। तो यह थी मेरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।